नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज फिर मैं इग्नू का BSOE 143 लेके आया हूँ, पर्यावरणीय समाजशास्त्र। और जैसा कि आपको पता है कि इग्नू के बच्चों को निःशुल्क इन दिनों मदद की जा रही है, और वो मदद स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर दिल्ली के सौजन्य से हो रहा है। इसके लिए हम लोग गेस्ट पेपर दे रहे हैं। गेस्ट पेपर का उद्देश्य है कि आप किसी चीज़ को कैसे लिखें, आंसर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। इसका PDF भी आपको फ्री में मिल रहा है। ये हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पे SF क्लासेस डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मिलेगा। साथ के साथ असाइनमेंट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि फ्री में मिले कि असाइनमेंट कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टच में रहें। तो पर्यावरणीय समाजशास्त्र एक नया विषय है, और ये इस विषय की उत्पत्ति और मनुष्य इसके लिए सोचना शुरू किया वो औद्योगिकरण के बाद। जब औद्योगिकरण के दुष्परिणाम कहीं कहीं दिखने लगे तो लगा कि ये आर्थिक गतिविधि जो मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में ज़रूर मदद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा है। ये विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें कोई टिकाऊपन नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, और मनुष्य कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। डेट्स वाई द रीज़न कि द अर्लीस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट सोशोलॉजिस्ट इस पे अपना काम करना शुरू किया, और वो चेतावनी उनकी ओर से आने लगी। और उन सारे चीज़ों का अध्ययन कि समाज को पर्यावरणीय चीज़ों से बचाने का, अक्षुण्ण रखने का, कि पर्यावरण संतुलन के बिना समाज में संतुलन नहीं हो सकता है, समाज का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये पर्यावरणीय समाजशास्त्र एक उपविषय के रूप में उसका इमर्जेंस होता है सोशियोलॉजी के अंदर। और आज ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड क्या, किसी भी विषय में आज इन्वायरमेंट को सेंटर में रख के उस विषय की संरचना की जाती है। यानी हम हिस्टोरिकल पर्यावरण को का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से अध्ययन हिस्ट्री में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं। इवन पर्यावरण आज फिलॉसफी का भी कंसर्न हो चुका है, इन्वायरमेंटल इथिक्स सोशियोलॉजी का कंसर्न हो चुका है, कंप्यूटर साइंस में हो चुका है। यानी हर विकास में आज हम सस्टेनेबिलिटी ढूंढते हैं, और मानव ही जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मानव की सुरक्षा को केंद्र में रख के ये विषय बात करता है। इसमें आरंभ में कुछ बड़े ही मशहूर सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें से गिफॉर्ड पिंसो, जॉर्ज पार्किंसन मार्क्स, आल्डो लियोपार्ड जैसे कंजर्वेटिव संरक्षणवादियों, और दूसरी तरफ जॉन मेयो, रॉबर्ट मार्शल जैसे लोगों ने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और बायोस्फीयर के बीच कोरिलेशन को देखा कि जीव मंडल में पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ रहा, और इस बिगड़ने का कारण अंधाधुंध विकास है। तो उसी के बाद मनुष्य के लिए इन चीज़ों को बहुत नाजुक देखा, सिद्ध किया। दूसरी घटना होती है ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक विकास की होड़ लग जाती है। चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने औपनिवेशीकरण को समाप्त किया, औपनिवेशीकरण समाप्त हुआ, हम सब आज़ाद हुए, हमारे सारे पड़ोसी आज़ाद हुए। जब ये सब आज़ाद हुए तो यहाँ भी विकास का जो मॉडल चल रहा था लागू कर दिए। तो अंधाधुंध औद्योगिकरण पूरे दुनिया में होने लगी। चिमनियों के साए के नीचे मनुष्य जीने को बाध्य हो गया, और इसकी शुरुआत अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले तो जेम्स वाट से होती है, जिसने स्टीम इंजन को बनाया, और उसके बाद पूरी दुनिया
इसके जद में आ गई और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का होने लगा। हालांकि हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज का भी अतिदोहन, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज, सारा डेवलपमेंट नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, तो उसका दोहन मनुष्य करने लगा। इसमें मनुष्य के भी खून पसीने बहुत लगे और उसके परिणाम या दुष्परिणाम के रूप में पर्यावरणीय असंतुलन आया और उस असंतुलन के साथ एक विषय का जन्म हुआ। ये विषय सदैव विकास के गर्भ से प्रसूत हुई है। इस विषय का जन्म डेवलपमेंट इसकी माँ बनी और उस डेवलपमेंट में हमने टिकाऊपन का कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, सस्टेनेबिलिटी का नहीं रखा था, जो इसका बहुत बड़ा कारण बना। तो 1970 से पहले पर्यावरण संदर्भ में अमेरिकन्स का रूरल सोशियोलॉजी तक इंटरेस्ट सीमित था और रूरल सोशियोलॉजी के अंदर ही कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कंसर्न भी आते थे कि चीज़ें संरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि गांव सीधा किससे जुड़ा हुआ था, खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। तो पर्यावरण उसी के विषय में आता था, चाहे उसके सिंचाई के लिए नदियाँ थी या पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उसके अंदर आती थी। लेकिन एक हलचल हुआ 70 के बाद बुद्धिजीवियों के अंदर, और उस हलचल का एक सबसे बड़ा कारण जो है कि लव कैनाल प्रकरण बहुत डेंजरस प्रकरण है। इसके बाद ये विषय की उत्पत्ति हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेज है, हम अधिक दोहन कर रहे हैं। इस पे विचार प्रकृतिवादियों ने भी शुरू कर दिया, वनस्पति शास्त्रियों ने भी शुरू कर दिया कि ये दोहन कहीं ना कहीं, लेकिन कॉन्क्रीट इनके पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे प्रूफ करते कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। लेकिन चर्चा हो गई और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में, उसके कंटेंट में ये चीज़ें चली गईं और थ्रू रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा। लेकिन लव कैनाल प्रकरण ऐसा हुआ कि लोगों की आंखें खुली रह गई। हुआ अमेरिका में क्या कि न्यूयॉर्क में नियाग्रा प्रपात के नज़दीक रहने वाले लोगों, बहुत बड़ा जलप्रपात है नियाग्रा का, तो उन लोगों के अंदर 1940 में एक कंपनी थी, हुकर केमिकल कंपनी। उस कंपनी कचरा को स्टोर कर रही थी, केमिकल्स को। तो वहाँ के 33% पॉपुलेशन का वाइट ब्लड सेल जो था WBC, उसमें चेंजेज आने लगा और लगभग 1/3 जनसंख्या कैंसरग्रस्त हो गई। जब वहाँ टीम गई मेडिकल और सब चीज़ों का अध्ययन किया तो लगा कि WBC में चेंजेस आ रहा है। इस प्रकरण ने पर्यावरणविदों के लिए एक ठोस मुद्दा दे दिया, एक रिजल्ट ओरिएंटेड मुद्दा दे दिया और यह चीज़ें, यह सब्जेक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर इस सब्जेक्ट का विकास हुआ। ये सब्जेक्ट फिर समाज के बीच आ गया, यानी एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति इस रूप में हो जाती है जब, सीधी सी बात है कि कानून व्यवस्था तभी कोई बन पाता है जब हम किसी चीज़ के भुक्त भोगी बनते हैं। उसके बाद उसको कंपनसेशन देने के लिए एक एक्ट आया, CERCL, और सुपर फंड एक्ट आया जिस नाम से जानते हैं, और तमाम NGO, तमाम लोग इस फील्ड में काम करने लगे और ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज प्रोग्राम 80 के दशक में आ गया। उसके बाद इस फील्ड में बहुत सारे रिसर्च होने लगे और रिसर्च होकर पर्यावरण के प्रति लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। दूसरी बात है कि नीदरलैंड के पर्यावरणीय समाजशास्त्रियों ने बाढ़ की समस्या, कृषि के जोखिम का मूल्यांकन, व्यवहारिक समाधानों की तलाश पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि नीदरलैंड के 26% भूभाग
जल के नीचे, समुद्र के नीचे जा रहे हैं। फिर 1990 में पूर्वी जापान, कोरिया आदि में पर्यावरणीय नुकसान पे अध्ययन शुरू हुआ और उसके बाद 1992 में जापानीज एसोसिएशन फॉर इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का गठन किया गया। 2000 में कोरियन एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का गठन हुआ, जबकि 90 के दशक के प्रारंभ में ही एक अलग शाखा के रूप में पर्यावरणीय समाजशास्त्र का शिक्षण कार्य आरंभ हो गया। तो अब कंक्लूड करते हैं कि औद्योगिकीकरण के परिणाम के स्वरूप पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ और जीव मंडल डिस्टर्ब हुआ, जिस बात को लोग उठाने लगे। लेकिन जब लव वैली की घटना ने उनकी आंखें खोल दी और एक विकसित देश में हुआ, फिर इस एंगल से जब सब जगह अध्ययन होने लगा, एशिया, यूरोप, सारे डेवलप कंट्री में, तब जाकर इस विषय को एविडेंस मिलता चला गया और ये विषय बड़ी ऊंची आवाज़ में, बड़ा प्रखर होकर पूरी दुनिया में अध्ययन के स्तर पे, जागरूकता के स्तर पे लोगों को जगाना शुरू किया और परिणाम हुआ कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज ये हालत है कि पूरी दुनिया इस पेंडेमिक में भी अगर किसी चीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ी है तो पर्यावरण है। चूँकि स्वच्छ हुआ क्या कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा, उससे पर्यावरण के डिफरेंसेस को, स्टडीज़ को करने का मौका मिला, तो आज हर कोई पर्यावरण से जन जन जागरूक हो चुका है और उस जागरूकता में इस विषय का अद्भुत योगदान है। दूसरा प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक परिस्थिति अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो राधा कमल मुखर्जी पहले आदमी हैं, जिस समय लोग पर्यावरण के बारे में वेस्ट में भी नहीं सोच रहे थे, पश्चिम में भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन राधा कमल मुखर्जी अपनी चिंता पर्यावरण के प्रति जाहिर करना, अपने राइटअप से लोगों में चेतना जारी करना शुरू कर दिए थे। तो किसी भी पश्चिम के किसी भी स्कॉलर से इनका कम योगदान नहीं है और इन्होंने शुरू से कहा था कि इसमें, चूँकि बाय नेचर, बाय ट्रेनिंग राधा कमल मुखर्जी हिस्टोरियन थे, लेकिन हिस्टोरियन होने के चलते ही उन्हें पर्यावरण में उन डाटाओं से मुकाबला करना पड़ा कि कैसे चीज़ें बदलती हैं और उसको बहुत नज़दीक से इन्होंने महसूस किया और ये राइटअप आज सोशलॉजी के लिए, इन्वायरमेंटल सोशलॉजी के लिए बहुत बड़ी संपदा बन गई। इसके अंदर उनका कहना है कि 1970 के दशक के आरंभ में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी, प्रकृति में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? तो वातावरण में परिवर्तन आया, जीव मंडल में परिवर्तन आया, कहीं ना कहीं असंतुलन बिगड़ा, जंगलों की भरपूर कटाई हुई, तो उसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पे, मनुष्य के जीवन पे, मनुष्य के जो भी पेशा करता था उस सब पे उसका असर उन्होंने देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि जीवन जाल, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ वनस्पतियाँ शामिल होती हैं, जिससे एक प्राकृतिक परिवेश बनता है और एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, इसके बीच सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो चीज़ें असंतुलित होंगी, चीज़ें बिखर जाएंगी। मुखर्जी कहते हैं कि प्रकृति पर मानवीय वर्चस्व मानवीय इच्छाओं की आवश्यकता के कारण केवल स्थापित नहीं हो सकता है। आप ये सोचते हो कि प्रकृति हमारी गुलाम है। अब इसमें दो थॉट स्कूल आ जाता है, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल और पॉसिबिलिटी स्कूल, संभावनावाद और निश्चयवाद। संभावनावाद मानव द्वारा निर्मित स्कूल है, ये समझता है कि इस प्रकृति का मैं सब कुछ हूँ, चूँकि वो प्रकृति का सबसे मानस पुत्र है
तो प्रकृति को अपने ढंग से दोहन और शोषण करना चाहता है, अपनी इच्छाओं से प्रकृति को संचालित करना चाहता है कि नदी की दिशा बदल देना, नदियों को बड़े बड़े बांध में बदल देना, मैदान बना देना जंगलों को काट कर, उसको अपने घर में फर्नीचर बना के शोभा बना देना, अपने मतलब का फसल उगा देना। जिन फसलों की संस्कृति नहीं है उन फसलों को, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे देश से जो भी ट्रेडिशनल फसल होते हैं वो क्या पूरा बायोस्फीयर को संतुलित रखते हैं, और अगर बायोस्फीयर संतुलित नहीं है तो क्या होगा कि देखते हैं कि उत्पादन घट जाता है। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए आपको कीट पतंगे सबका बराबर योगदान है। अगर इनमें असंतुलन होगा तो देखेंगे कि फसल अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि प्रकृति सृष्टि जो है उसका व्याकरण क्या है कि एक दूसरे की निर्भरता से चलती। वेरी गुड टीम वर्क, वैसा टीम वर्क मानव बना ही नहीं सकता है। अब केवल गेहूं बना देना, बार बार गेहूं रोप देना, मिलेट्स अनाज को हम भूल गए, मोटे अनाज को, तो क्या हुआ, उसके साथ जो चीज़ें जीती थी प्रकृति में, जो कीड़े मकोड़े चिड़िया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो हम कैश क्रॉप तो पैदा कर लिए, लगा कुछ दिन पैसा कर लिए, लेकिन धीरे धीरे पैदावार खत्म हो रहा है, भूमि बंजर होती जा रही है। तो इनका कहना है कि ऐसी ये मनमानीपन नहीं चलेगी, इतनी संभावनाओं में मनुष्य ना चले, वरना प्रकृति फिर अपना विकराल रूप दिखा देती है जो डिटर्मिनिस्टिक है। एकदम से भूस्खलन आ जाना, आए दिन आप देखते हैं बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जितना आप करोड़ों रुपए का निर्माण करते हैं सब ध्वस्त हो जाता है, बांधें टूट जाती हैं, काहे खेत के खेत बंजर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस असंतुलन के चलते जिसकी चेतावनी हमारे मुखर्जी साहब ने दिया है, शुरू से दिया है, और कहा है कि भारत और चीन जैसे प्राचीन सांस्कृतिक देशों में देखा जा सकता है कि जहाँ शुरू से प्रकृति के बीच एक संबंध था, आत्मीयता थी, ये वो देश है जहाँ नदियाँ भी पूजी जाती हैं, माँ कह के बुलाई जाती है। आपने सुना होगा, वृक्ष की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा हम करते हैं। क्या है ये बिल्कुल हम चिड़ियों की भी पूजा करते हैं। तो ये इसलिए है कि हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने नॉलेज ट्रेडिशन में, अपने ज्ञान परंपरा में इसको समझते थे, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और इसका असर केवल मनुष्य पे नहीं पड़ा, जीव जंतुओं पे पड़ा। सबका लाइफ डिस्टर्ब हो गया, सबका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारी पक्षियाँ अब नहीं दिखी जाती है, कहाँ चली गई? जैसे गोरैया लगभग देश के 3-4 राज्यों का स्टेट पक्षी है, दिल्ली बिहार आदि राज्यों का गोरैया है, स्पैरो कहाँ चली गई? कबूतर की बादशाहत कैसे कायम हो गई कि जहाँ देखो अब बच्चे केवल कबूतर नाम की ही चिड़ियों से मिलते हैं। दर्जनों प्रकार की चिड़ियाँ होती थी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई, चूँकि कहीं ना कहीं नेचर को हमने डिस्टर्ब किया, जीव जंतुओं पे किया। हमारे यहाँ से चीता गायब हो गया, कितनी दुख की बात है। अब फिर से चीता को अफ्रीका से लाया जा रहा है। तो शेर का लाइफ स्टाइल बदल गया, बाघों का बदल गया, उसकी प्रजनन की प्रवृत्तियाँ बदल गई। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, और इस चेंजेस के लिए पर मुखर्जी साहब ने शुरू से सबको उदाहरण दे के बताया है। जैसे नदी का जल स्तर में परिवर्तन पर कृषि पर प्रभाव पड़ा, लंबे समय से कई मानवीय गतिविधि जैसे जंगल का विनाश, रासायनिक कृषि, प्राकृतिक जल निकास, कृत्रिम हस्तक्षेप से पूरी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए मुखर्जी कहते हैं कि मानव क्षेत्र एक बहुत ही आधारभूत संरचना है, जिसके अंदर मानव समाज, संस्कृति और प्रकृति के समीकरणों को समझा जा सकता है। मानव क्षेत्र के अंदर इन लोगों को इग्नोर कर कर या केवल ये मानकर ये मेरी सुख सुविधा के लिए है, गलत होगा, अपराध होगा, और ये छेड़छाड़ हमारे लिए जीवन जाल को जटिल कर दिया, परिस्थितियाँ असंतुलित हो गई हैं। अब इस पे प्रयास किया जा रहा है संतुलन में लाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। बीज बचाओ आंदोलन
उत्तराखंड से शुरू हुआ था। क्या था? वही कि परंपरावादी बीजों को बचाना, ताकि ये जो नए बीज आ रहे हैं इसके लिए बराबर आंदोलन चलता है। आपको याद होगा बीटी कॉटन या बैगन, तो जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, जीएम सीड्स हैं, उससे पर्यावरण, चूँकि वो मनुष्य के लिए तो ठीक है, पैदावार बढ़ा देगा, लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उस पर्यावरण पे एक दूसरे पे निर्भर है। एक दूसरे का भोजन का जुगाड़ प्रकृति ने कर रखा है कि कुछ चीज़ें होंगी तो चूहा होगा, जहाँ अनाज होंगे, अगर आप रोपेंगे, केवल बैगन की खेती कर दिए, कपास की कर दिए, चूहा कहाँ जाएगा? लेकिन धान गेहूँ की खेती है तो चूहा होगा। चूहा होगा तो वहाँ सांपों का संसार होगा, क्योंकि सांप के लिए सबसे सही भोजन है। फिर सांप होगा जहाँ नेवला होगा, तो एक दूसरे की निर्भरता बनती गई। अब आप कॉमर्शियल क्रॉप कर दिए, कॉमर्शियल क्रॉप इवन मक्का भी हो गया तो चूहा के लिए दिक्कत है गेहूँ की तुलना में, तो बहुत बड़ा जीव मंडल खत्म हो जाएगा। तितलियाँ हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो एक दूसरे के वो नर और मादा फूलों के बीच बैठ के परागन की क्रिया संपन्न कराती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। फिर कीटनाशक के रूप में हम लोग अखरोट की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ का यूज करते थे, बहुत हार्म नहीं करता था। आज इतना खतरनाक चीज़ें यूज हो रही हैं कि वहाँ के पूरे बायोम को ही डिस्टर्ब कर देता है, कि मतलब बरसों तक वहाँ किसी भी ढंग का जीव पनप नहीं सकता है, इतना खतरनाक होता है, नस्ल को ख़त्म कर देता है। तो केवल पैदावार लेने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो 1980 के दशक में बीज बचाओ आंदोलन टिहरी गढ़वाल घाटी में शुरू हुआ। विजय जरधारी उनके गांव का नाम है, इन्होंने शुरू किया। और जो उनका अपना ट्रेडिशनल बीज था, जितने मिलेट्स थे, मोटे अनाज थे, चाहे मड़ुआ हो, चाहे चीना हो, कोदो हो, ऐसे अनाज को संरक्षित किया। और 12 अनाजों का एक पैकिंग किया कि पहले उसको बो देना, फिर उस अनाजों को काट लेना और उस अनाज से उसको अलग अलग करके अपने खाने में शामिल करना, उसके बाद गेहूँ रोपना। तो उससे क्या हुआ कि पर्यावरण में एक संतुलन आ गई और उसके बाद गेहूँ का पैदावार भी बढ़ गया। तो संतुलन आ गई, पूरे कीट पतंगे का संसार बस गया। तो यही आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन था। इसको बहुत पूरे दुनिया में बड़ा प्रश्रय मिला बीज बचाओ आंदोलन को। फिर यहाँ के जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उसके बीज, उसको फिर लगाया गया और एक तरह से आर्थिक रूप से किसान अपने क्लाइमेट के हिसाब से फसल करने लगे, जो 12 मासी डिस्टर्ब नहीं हो, बारिश में धान डिस्टर्ब नहीं हो। धान की 3000 से अधिक प्रजातियां उत्तराखंड में थी, आज मात्र 300 प्रजातियां रह गई है। इस आंदोलन को बहुत इंटरनेशनली सपोर्ट मिला। स्वयं अरुंधति राय ने, जो विजय जी को लगभग 1.5 लाख रुपए की मदद की, और ये जागरूकता आंदोलन पूरे देश में 1.5 लाख रुपए का मदद किया, बुकर प्राइज विजेता 2002 में। और ये आंदोलन आज वहाँ के कृषि को संरक्षित किए हुए। बताइए 3000 से ऊपर धान की प्रजातियाँ और बच के हो गई 320। तो अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग क्लाइमेट को झेलती है, कि अगर स्नोफॉल भी हो तो धान मरेगा नहीं, बारिश कम हो ज़्यादा हो। तो इस ढंग से भारत की ज्ञान परंपरा ने इसको आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान परंपरा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द से क्या समझते हैं? इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म, इसका एक सूत्र वाक्य देता हूँ कि फ्रांसीसी लोगों का ये टर्म दिया हुआ है। इन लोगों का मानना है कि प्रकृति जितनी उपेक्षित है वैसे ही हमारे समाज में नारी है, प्रकृति से नारी की तुलना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी नारीवादी आंदोलन ने नारी के अधिकारों को एस्टैब्लिश किया। नारी क्या चीज़ है, किताबों में तो खूब लिखा हुआ है कि नारी सर्वत्र पूज्यते,
लेकिन उन्हीं पुराणों में धज्जियां नारी की उड़ाई गई है। आज क्या हो रहा है, फेमिनिज्म कितना पिछड़ता जा रहा आंदोलन आज भी है। आज भी करंट अफेयर्स के दृष्टि से आप देखें तो बहुत कुछ आप हमसे ज़्यादा देख सुन रहे हैं। तो पर्यावरणविदों ने नारी की तुलना पर्यावरणीय परिस्थितियों से की और उन्होंने कहा कि नारी का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण है, या नारी संरक्षित है तो पर्यावरण संरक्षित है, वाइस वर्सा, पर्यावरण संरक्षित है तो नारी संरक्षित है। और इस शब्द को क्वाइन किया था फ्रांकोस डी एउबोन 1974 में। इको फेमिनिज्म को फ्रांसीसी नारीवादी फ्रांकोइस डी एउबोन ने इस शब्द को क्वाइन किया। 70 से 80 के दशक में पर्यावरण आंदोलन के लिए इसका भरपूर उपयोग किया गया और इनका विचार है कि महिला और प्रकृति की घनिष्ठता से जुड़ी हुई है और एक दूसरे से संबद्ध है। परंपरा, संस्कृति और पितृसत्तात्मक जो वंशानुक्रम है में महिलाओं ही इसको कैरी फॉरवर्ड करता है और वही संरक्षित पर्यावरण को कर सकता है। पर्यावरण और महिलाएं अंतर संलिप्त हैं और विकास के नाम पे पितृसत्तात्मक संस्थाएं महिला को भी हाशिए पे लाती है और प्रकृति को भी लाती है। भौतिक इच्छाओं का निर्माण सामाजिक रूप से कैसे होता है? तो हमारी भौतिक इच्छा क्या है? हमारी पसंद। हमारी पसंद यानी कंज्यूमरिज्म, ये उपभोक्तावादी आंदोलन भी आधुनिक काल या उत्तर आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है कि हम हर चीज़ को अपनी इच्छा के हिसाब से तैयार करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार से पैदा करना चाहते हैं और उसका परिणाम है कि इन सब का दबाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं ट्रांसफॉर्म कहाँ होती हैं? ट्रांसफॉर्म कहाँ होती है? उन इच्छाओं को पूरा करने का साधन क्या है? प्रकृति है। आज हम एसी, एकदम कूल्ड और चिल्ड करने वाले गाड़ियाँ और ठंडा पानी पिलाने वाले, बरसों भोजन को संरक्षित करने वाले तमाम चीज़ें, इतना ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं और वो इच्छाएं से कराहता कौन है? पर्यावरण। इस बात को कोई भी समझने को तैयार नहीं है। हम अपने जीवन को बहुत पोर्टेबल बनाने के लिए, बहुत सहज बनाने के लिए प्लास्टिक का इतना क्रांतिकारी यूज कर दिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं, घर भी हम प्लास्टिक का बनाने लगे। हद हो गई कि प्लास्टिक से हम घर भी बनाने लगे और जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ प्लास्टिक नहीं है। जो पहले लकड़ी का होता था वो प्लास्टिक, और वो ऐसा चीज़ है कि नष्ट ही नहीं होता। तो आज मनुष्य उससे नष्ट हो रहा है। तो यही है कि भौतिक इच्छाओं ने सामाजिक रूप से कैसे होता है का निर्माण सामाजिक रूप से कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है पारिस्थितिकीय न्याय, इकोलॉजिकल जस्टिस। इकोलॉजिकल जस्टिस का सीधा सा मतलब है कि पर्यावरणीय जो असंतुलन पैदा हो रहा है या पर्यावरण का जो इतना दोहन हो रहा है, इस दोहन को रोकना, संतुलन से जीवन को चलाना, टिकाऊ विश्वास में विश्वास करना, ये पर्यावरण जस्टिस है और इसके लिए तमाम संस्थाएं काम करती हैं। और उसके बाद मेघा पाटेकर, ये मिल जाएगा आपको, पढ़ लीजिएगा, ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको एक एक लाइन बता देता हूँ। 1985 में मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से लाइमलाइट में आई। मध्य प्रदेश से गुजरात तक की नर्मदा यात्रा की। नर्मदा एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम की ओर जाकर खंबात की खाड़ी में गुजरात में मिलती है, अरब सागर में। जो मिलती है वो जगह खंबात की खाड़ी है, सागर जो है अरब सागर है। भारत की नदियों का चाल चरित्र ये है कि अधिकांश नदी उत्तर से बहते हुए पूरब की ओर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में से लेकर हिंद महासागर तक मिलती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दो बड़ी नदियां ऐसी हैं
जो पश्चिम में जाती है, ये जीके का क्वेश्चन है। उस पर बांध बना, सरदार सरोवर बांध। इसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, विश्व बैंक के सहयोग से बन रहा था और इनका संघर्ष कामयाब रहा। विस्थापनों के लिए गांधीवादी तरीक़ों से विस्थापितों का जीवन कैसा हो, उनके लिए क्या हो सके, लंबा आंदोलन चला और अंत में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी आया। फिर बांध की हाइट भी कम की गई और बीच का एक रास्ता निकाला गया। उसी की नेत्री मेघा पाटेकर रही है। गांधीयन आइडियोलॉजिस्ट हैं, गांधीयन विचार से चलती है। ग्लोबल वार्मिंग, आज जो हमने इन्वायरमेंट का इतना दुरुपयोग किया, वो दुरुपयोग किस रूप में आ गया? ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम आज कहाँ हैं? हम एक शीशे के बक्से में बंद हो गए और तरस रहे हैं। ओजोन लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को छानता है, वो ना आए। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें कैंसर हो सकता है स्किन का। ओजोन के छिद्र में ओजोन के लेयर को छेद दिया क्लोरोफ्लोरो गैस ने। ये गैस बहुत सारे शीतकक उपकरणों में यूज होते हैं, एसी में, फ्रिज में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन। और ये गैस रिएक्ट करके छिद्र किया। जब इसकी देखा वैज्ञानिकों ने कि ओजोन के चादर धीमा हो रहा है, तो नीचे मनुष्य जो रह रहा है उसके लिए जीवन दुष्कर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बड़ा इस पे हंगामा चला। दुनिया दो भागों में बट गई, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, यानी वेस्ट की दुनिया जो है। ये हुआ कि भाई कार्बन फुटप्रिंट तुम ज़्यादा छोड़े हो, चूँकि हमसे ज़्यादा विकसित हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हारे यहाँ पहले हुआ है, हम तो बाद में किए हैं अपने दाल रोटी का, तो हर जाना तुम दो। और इस पे ये कंसर्न बना। 1970 के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण पे सोच बढ़ा। भारत में भी 1971 में पर्यावरण मंत्रालय बना मिसेज इंदिरा गांधी के अंदर, और पर्यावरण पे सोचना, काम करना चालू हुआ। उसके बाद 1992 में रियो द जनेरियो में पहला अर्थ सबमिट होता है और वहाँ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर पैनल बना और आईपीसी पे डिस्कशन चलता रहता है मानव के अस्तित्व के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। जिस प्रयास की जितनी हम प्रशंसा करें कम है। उत्पादन की चक्की, ट्रेडमिल प्रोडक्शन, ये गोल्ड पेलो और साइन वर्क की तरह यह ट्रेडमिल सिद्धांतकार थे जिन्होंने उत्पादन के सिद्धांत में ट्रेडमिल की वकालत की। क्या कहता है? इन लोगों का कहना है कि ट्रेडमिल थ्योरी के हिसाब से व्याख्या करते हैं कि पर्यावरण एवं समाज पर इसके प्रभाव को समझते हुए इसके उद्भव का संदार दिया। ट्रेडमिल सिद्धांतकार पर्यावरण की समस्याओं का संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन चाहते हैं। वो उत्पादन के प्रमुख मोड के आलोचक रहे हैं। उद्भव की खोज में हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले ट्रेडमिल लक्षणों और विशेषताओं के ऊपर, चूँकि ये शॉर्ट नोट्स में मैंने डाला है लेकिन मोटा मोटी बता दूं कि ट्रेडमिल जो कहता है वो उत्पादन में मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, वो उत्पादन का मोड ऑफ प्रोडक्शन कभी भी, कदापि, कदाचित ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लॉस के आधार पे बने। यानी कोई भी डेवलपमेंट होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा। इसकी बात ट्रेडमिल सिद्धांतकार लोग करते हैं। तो इस तरह से एक आउटलाइन मैंने दे दिया। कल आपको गेस मिल जाएगा और आप पढ़िए। आगे भी कोई इग्नू से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो मिलिए और उस पर बात कीजिए। वैसे इन दिनों एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा है, आप लोग भी यूट्यूब पे देखते होंगे कि हिस्ट्री के क्लास को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि एक इंटीग्रेटेड हिस्ट्री का क्लास शुरू किया जाए ताकि उनको कंपटीशन में भी उसके से लाभ मिले और पहले ईयर से लेके थर्ड ईयर तक या फोर्थ ईयर जब आ जाता है तो हिस्ट्री का पूरा मुकम्मल एक समझ विकसित हो जाए कि कहाँ से इतिहास भारत का है, कहाँ जाके आज तक का इतिहास और विश्व का, दोनों को इंटीग्रेटेड पढ़ा दिया जाए तो हिस्ट्री
में बहुत सारे लोग देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए में करते हैं और लगभग सब जगह का सिलेबस एक होता जा रहा है, तो सबको फ़ायदा हो। तो और साथ में सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाए ताकि कंपटीशन आईएएस से लेकर पीसीएस वाले भी पीछे ना रहें। तो उसमें आज़ादी भी होगी कि कोई राजस्थान पीसीएस भी अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेगा, बिहार भी, यूपी भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और यूपी पीसीएस, जो काफ़ी स्टैंडर्ड मोड का होगा, लंबा कोर्स होगा, 6 से 8 महीने का होगा। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं कि इस ढंग के सर्वे में आप लोग भी हाँ ना कहिए, तो हम इस कोर्स को बहुत कम पैसे में और बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जय हिंद।